हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 13 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के बारे में। दूसरा वर्ल्ड एलिफेंट डे 2022। तीसरा ब्लू बॉन्ड्स और चौथा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के बारे में होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। देखिए अभी हुआ क्या है, इसलिए न्यूज में है कि यहाँ पे जो तूर दाल होती है, देखिए आप पिक्चर देख रहे होंगे, तूर दाल ये है। ठीक है, आप घरों में खाते भी होंगे, काफी अच्छी और हेल्दी होती है, प्रोटीन युक्त होती है। इसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो इसके प्राइसेस को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इसका जो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसका यूज किया है। अब इसका यूज कैसे करके ये इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसमें ये बोला है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, उन सबको, जितने भी उसमें स्टेक होल्डर्स है, उन सबको ये हिदायत दी है, ये बोला है कि सब अपने स्टॉक का डाटा ऑनलाइन, जो मॉनिटरिंग पोर्टल पोर्टल है इस साइट का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का मॉनिटरिंग पोर्टल है, उस पोर्टल पे सारा ऑनलाइन स्टॉक वीकली बेसिस पे अपडेट करते रहे। जो आपका स्टॉक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, वो अपना वीकली डाटा, मतलब ये कहिए कि वीकली नहीं, वो जो अपना भी वो उनका स्टॉक है उसको अपडेट करते रहे। तो ये बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं, इस एक्ट के बारे में, इसके बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं। जो ये एक्ट है, ईसी एक्ट 1955 है, इसको लेजिस्लेट किस लिए किया गया था। देखिए एक टाइम था 1955 के टाइम, 1950 और 60s के टाइम में हमारे देश में नया नया देश आजाद हुआ था। तो उस वक्त आपकी जो ग्रेन्स थे, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, और क्या नाम, आपकी दाल होगी, इसकी बहुत ज्यादा कमी थी। तो ऐसी स्थिति थी कि लोग, मतलब कुछ एरियाज में भूखे भूखे मर रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए ये एक्ट आया था, ठीक है। तो इसकी जो लो लेवल ऑफ हमारा फूड ग्रेन्स का था, उसको देखते हुए ये एक्ट बना था। तो उसमें क्या हुआ, आपको ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताऊं। तो एक आपका यूएस का एक प्रोजेक्ट था PL480। PL480 में क्या था, उस टाइम पे हम क्या इंपोर्ट कर रहे थे, ज्यादातर अपना जो फूड ग्रेन है वो इंपोर्ट कर रहे थे। तो एक आपका जो प्रोजेक्ट क्या नाम था यूएस का, जिसमें वो फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करता था दूसरी कंट्री को। तो हमने उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट थी, उसने यूएस से मांगा कि भाई हमें फूड सप्लाई कीजिए, मगर यूएस ने ये जो अपना ये सप्लाई भेजी, जो जिस जहां से सप्लाई भेजी, उसका नाम PL480 था। पीएल का मतलब यहाँ पे आपका क्या नाम है, ये जो नाम है उसका, ये क्या नाम, जो जहाज है उसका नाम है। तो उसने क्या, जो सप्लाई भेजी, तो ये सप्लाई आते वक्त क्या है, रोक ली गई, कि वीट का जो इम्पोर्ट था रोक ली गई, मना कर दिया गया ये भेजने के लिए। तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट को जरूरत हुई कि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन लाने की जरूरत है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन इस वजह से, एक तरह से ये था, फूड सिक्योरिटी थी, इनसिक्योरिटी थी, सॉरी, कि उस वजह से कि हमारे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया। तो एक टाइम ऐसा था कि हमने क्या है कि वो मांगी, वो मदद दूसरे देशों से, और एक टाइम ऐसा है कि अब हम फूड सिक्योर्ड है और लोगों को अपनी सप्लाई कर रहे हैं। आपने अभी देखा, अपने अफगानिस्तान में हमने क्या फूड ग्रेन भेजा, और कई कंट्रीज में हमने अपना अनाज भेजा। तो इतनी सफिशियंसी है अभी हमारे पास कि हम दूसरी कंट्रीज को अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, और भी फूड ग्रेन जैसे राइस हुआ, दालें हुई, ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है, एक तो यही रीजन हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए फूड ग्रेन्स में ये इसको हमने बनाया एक्ट को। दूसरा क्या, होर्डिंग होती है, कि आपकी जो कमी हो जाती है दालों की या अनाज की या चावलों की, तो होर्डिंग कर लेते हैं जो आपके वो होर्डर्स है, वो होर्डिंग कर लेते हैं, और ब्लैक मार्केटिंग होती है उनकी, कि जब स्कार्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब उस चीज को निकाला जाता है और उसको बहुत हाई प्राइसेस में भेजा जाता है, जिससे कि आपका जो नॉर्मल आपका फूड स्टफ है, उसकी जो है बहुत महंगाई हो जाती है, प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। इससे गरीब जनता जो है पिसती है बेचारी, मारी जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने ये एक्ट लेके आए, ठीक है। अब एसेंशियल कमोडिटी की क्या डेफिनेशन है, ज्यादातर तो सारी जो जरूरत की चीजें वो एसेंशियल कमोडिटीज में आती है, पर अगर इस एक्ट की हम बात करें कि इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं रखी गई है इस एक्ट में, ठीक है। बस जो इसका सेक्शन है, सेक्शन 2 है, उसमें यहाँ पे ना एसेंशियल कमोडिटी का मतलब ये बताया गया कि कमोडिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट,
यही सब डिफाइन करके छोड़ दिया गया है। यानी कि जो शेड्यूल में आपका स्पेसिफाई की गई उसी को एसेंशियल कमोडिटी बोल रहे हैं। अगर इसके लीगल जुरिस्डिक्शन की बात करें कि इसको कितनी पावर है, इस एक्ट को कितनी पावर है, इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, तो इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है इस एक्ट के थ्रू, वो ये है कि किसी भी ये आपकी कमोडिटी को इस एक्ट में ऐड कर सकती है, किसी को भी रिमूव कर सकती है। मान लीजिए दाल है आपकी, जो तुर दाल की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है ये एसेंशियल कमोडिटी है, वो पब्लिक के लिए जरूरी है, तो ये उसको ऐड कर लेगी। हालांकि ऐड है इसमें, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर कल को ये लगता कि ये अब एसेंशियल कमोडिटी नहीं रही है, तो इस एक्ट के थ्रू इस एक्ट को इन्वोक करके इसमें से रिमूव कर लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक पावर है, लीगल जुरिस्डिक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एसेंशियल जो कमोडिटी है, कोई भी एसेंशियल आइटम है, उसको नोटिफाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके। तो ये जुरिस्डिक्शन में आती है चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। अगर किसी चीज एसेंशियल जो चीज है उसको नोटिफाई करेगी, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेगी, क्योंकि खाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वो नहीं है ना ये, कि भाई ये जिम्मेदारी की वो करना, क्योंकि कंसल्ट करना स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट की जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक के लिए, जो उसकी स्टेट में पब्लिक है उसके लिए उसके हित में, उसके इंटरेस्ट में ऐसे वो बनाएगी, क्या नाम, स्कीम्स बनाएगी, तो तभी तो वो स्कीम्स अच्छे से बना पाएगी ना। जब तक कि उसे पता नहीं होगा कि वो कौन सी एसेंशियल है कौन सी नहीं है, उसी के ऊपर तो वो क्या ना कि चिप प्राइस कम करेगी, या किसी को वो क्या नाम स्कीम्स में इंक्लूड करेगी। जैसे तुर दाल है, तो उस स्कीम्स को जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी तो उसे इंक्लूड करेगी, उसमें बेनिफिट देने के लिए पब्लिक को नहीं करेगी। तो तभी तो होगा ना जब उसे पता होगा कौन सी एसेंशियल कमोडिटी है कौन सी नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्फ्लेशन को कब कर्व करता है। इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे महंगाई है, कि भाई जब ये सेंटर को अलाउ कर देती है कि ये इसे इन्वोक करे, और जब इसे इन्वोक कर रहे हैं तो क्या है, सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्फ्लेशन को कर्व करने की कोशिश करता है, जब आप इसका यूज करते हो। इन्वोक करने का मतलब है इसका यूज करना एक तरह से। ठीक है, इसका इम्पैक्ट यही होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, सप्लाई चेन को कंट्रोल करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है, कहने का मतलब रेगुलेट करती है, और जो आपका स्टॉक होता है उसको लिमिट करती है कि कहीं पे होर्डिंग ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट, वो एलिफेंट डे के बारे में। वर्ल्ड एलिफेंट डे न्यूज में क्यों आया, क्योंकि कल 12 अगस्त था, तो 12 अगस्त को आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका एम यही होता है कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट की जो स्पीशीज है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे इकोसिस्टम में, उसको जानना, उसके बारे में अवेयर कराना। तो यही है कि यहाँ पे आपकी जो अवेयर कराते हैं, एलिफेंट की जो कम्युनिटी है उसको कितने थ्रेट्स है उसके बारे में अवेयर कराया जाता है आम पब्लिक को। ठीक है, कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, पोचिंग होती है, पोचिंग मतलब उनकी क्या नाम, तस्करी एक तरह से कह लीजिए। ठीक है, और इसका कैप्टिविटी में जो लोग जो आपके हाथियों को पालते हैं या अपने किसी ऑक्यूपेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसमें कैप्टिविटी में रखते हैं, बांध के रखते हैं। कैप्टिविटी में रखना मतलब किसी हाथी को या हाथी के बच्चे को बांध के रखना, और उसका सही से ट्रीटमेंट ना करना, जैसे कि उसको सही से खाना पीना ना देना, उसको अगर बीमार हो जाए तो उसका मेडिकेशन ना कराना, या उसको मारना पीटना, अगर वो थोड़ा बहुत कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर रहे तो बहुत ज्यादा मारना पीटना, उसको जो हार्म हो जाए, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, तो इस तरह से। और हैबिटेट लॉस जहाँ पे जंगल में रहते हैं उन जंगलों को काटा जा रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, आपका बीच में से रोड निकाल दिए जाते हैं इनकी हैबिटेशन से, जिनकी इनकी डेथ हो जाती है टकराने से, और ह्यूमन मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी ये क्या देखने को मिलता है, ये क्या हैबिटेट लॉस। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि हम जो एलिफेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि एलिफेंट को हम बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं। जो हमारा कल्चर ऐसा है कि एलिफेंट को उसमें बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है। ठीक है, सेक्रेड से मतलब एक तरह से पवित्र माना जाता है, पूजा जाता है इन्हें। ठीक है, इसका कई चीज़ों में जो हमारे सेक्रेड चीज़ें हैं, जो लिटरेचर है उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका वर्णन देखने को
मिलता है। ठीक है, और ये बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, कंजर्व करने में भी बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी कि एनकरेज करता है पीपल को। जो अगर आप अवेयरनेस फैला रहे हो तो लोगों को यही अवेयर कर रहे हो ना, कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, ताकि हम एलिफेंट को कंजर्व कर सके, उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व कर सके, सस्टेन कर सके। क्योंकि अब एलिफेंट ये बताया जाता है कि इंटेलिजेंट स्पीशीज होती है सभी स्पीशीजों में। कैसे? क्योंकि उसके पास जो ब्रेन होता है काफी, मतलब ये एक लॉजिक नहीं है कि ब्रेन होता है, ये तो मैं जस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये बता रहा हूँ कि भाई आपका जो उसके पास ब्रेन हो, क्योंकि उसकी बॉडी का जो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ही बिग एनिमल है, तो उसके पास जो ब्रेन साइज होगा वो भी बड़ा होगा ना। ऐसा नहीं ब्रेन साइज बड़ा तो उसके पास दिमाग ज्यादा है, ऐसा तो आदमी उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है और बहुत ही वीक है, मतलब उसके पास तो बहुत पावर होती है, मसल पावर उसके पास होती है हाथी के पास। तो इस हिसाब से तो आदमी तो बहुत टैलेंटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि साइज की वजह से उसका जो ब्रेन का साइज है वो बड़ा होता है, मगर इसमें इंटेलिजेंस होती है हाथी में, वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है जनरली। ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें, इसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई कैसे है, तो उसके बारे में जानते हैं। जिसकी पॉपुलेशन लगभग 75 सालों में, लास्ट 75 ईयर्स में 50% पॉपुलेशन इसकी डिक्रीज हुई है, यानी कि पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है। अगर करंट पॉपुलेशन की बात करें, अभी इसकी करंट आबादी कितनी है, ये 50,000 से 60,000 जो एशियन एलिफेंट है वर्ल्ड में। वर्ल्ड की हम बात करें टोटल पॉपुलेशन की। ठीक है, और लगभग 60% एलिफेंट जो है इंडिया में रहते हैं इस पॉपुलेशन का, यानी कि हमारा इंडिया इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के उससे जाने तो ये जो है 2012 में इसे इनिशिएट किया गया था, और यही है कि भाई हम ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है इस कैंपेन का, इस दिन को मनाने का, कि एक तरह से सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को हम क्रिएट कर सकें। ठीक है, ये सब है और बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है। अब कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, कि जितने भी जो एलिफेंट है और जो स्पीसीज इनको अब आईयूसीएन की रेड लिस्ट में क्या कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है, और आपका सीएमएस की कौन से अपेंडिक्स में डाला हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किस शेड्यूल में डाला हुआ है, तो हम जानते हैं। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो आपके अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला हुआ है, और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को एंडेंजर्ड कैटेगरी में, और एशियन एलिफेंट को आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। यानी कि अफ्रीकन सवाना एलिफेंट और एशियन एलिफेंट को एंडेंजर कैटेगरी में, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। सीएमएस में ये अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, तो इनको ये आपकी प्रोटेक्शन प्राप्त है। अगला आर्टिकल हमारा ब्लू बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, अभी एसबीआई ने क्या है प्रपोज किया है ब्लू बॉन्ड्स के बारे में, कि सस्टेनेबल फिनेंस फिनेंस के लिए, अगर हम सस्टेनेबल फिनेंस चाहते हैं, ऐसा इकोसिस्टम चाहते हैं, सस्टेनेबल फिनेंस इकोसिस्टम चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ब्लू बॉन्ड को एडॉप्ट करना होगा। अब ये ब्लू बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा। पहले तो हम सस्टेनेबल फिनेंस के बारे में जानते हैं। सस्टेनेबल फिनेंस जो टर्म है, जो ये आपका वर्ड है, ये इसकी क्या है, सस्टेनेबल फाइनेंस इस तरह से, एक तरह से क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होता है, कि ऐसा इन्वेस्टमेंट करना जो कि एनवायरमेंटली, सोशली और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सस्टेनेबल हो। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसा वो इन्वेस्टमेंट करना कि जो कि एनवायरमेंटली, सोशली और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल फिजिबल हो और सस्टेनेबल हो। ठीक है, और लॉन्गर टर्म के लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी होगी वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, जितनी प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, ताकि आपके एनवायरनमेंट को लॉस ना पहुंचे, अगर लॉस पहुंचे तो उसकी भरपाई साथ के साथ की जा सके, यानी कि अगर लॉस जितना हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उतना ही आपको गेन हो रहा हो। कहने का मतलब जैसे कि आपने कहीं से, आप भाई देखो, डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा पेड़ का काटना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं आप पेड़ भी ना काटो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता जाए, क्योंकि जगह तो है नहीं, तो पेड़ काटना जरूरी है। मगर उसके साथ साथ आप उतनी ही ग्रीनरी या उससे ज्यादा ग्रीनरी या उतनी ही पेड़ आप लगाए, ताकि वो कल को वो दोबारा से वो एक तरह का बैलेंस कर सके। हालांकि ये कहा जाता है कि बैलेंस करना इम्पॉसिबल है इस तरह से नए पेड़ लगाने से, क्योंकि वो इकोसिस्टम, वो वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है, वो पूरा का पूरा आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, पर फिर भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो कहने का मतलब उतनी ग्रीनरी और उतना वो आप पैदा कर दो, वो अगर आप थोड़ा लॉस कर रहे हो तो।
तो और आपका डेवलपमेंट भी होता रहे और आपका इतना लॉस ना हो ग्रीनरी को और आपके इकोसिस्टम को, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी, उसको लॉस ना हो। तो ये इसमें बोला जाता है। अब हम ब्लू बॉन्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एक तरह की एसेट होते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट्स जो कि क्या करते हैं, जिनको फिक्स पेमेंट रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट किसको? जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के होल्डर होते हैं उनको आपको फिक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फिक्स पेमेंट देना होता है। ठीक है। और बगैर इंटरेस्ट के देना होता है, तो वो एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल की तरह से हम समझे, बॉन्ड्स हो गए। बॉन्ड्स आपके गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं या प्राइवेट यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो सकते हैं। मॉर्गेजेस हो गए, तो ये आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। इनका यूज आपका इन्वेस्टमेंट गेन करने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है। टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन द हेल्दी ओशंस एंड ब्लू इकोनॉमीज। अब यहाँ पे ब्लू इकोनॉमीज को समझो। हेल्दी ओशंस को तो आप समझ ही होगे कि ओशंस आपका हेल्दी होना चाहिए हर तरह से। ठीक है। मतलब उसका ओशंस की जो हेल्थ है आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऐसा करें कि ओशंस की हेल्थ में सुधार आ सके और ब्लू इकोनॉमीज का हम सस्टेनेबल यूज कर सके। ब्लू इकोनॉमीज क्या है? देखो, आप जानते हो ब्लू से मतलब है यहाँ पर ओशन वाटर। ठीक है, आप जानते हो ओशंस का जो वाटर होता है आपको ब्लू दिखता है। ठीक है, इसलिए ही हमारा क्या नाम, ये इसको ही ब्लू इकोनॉमी। और उसके अंदर क्या है कि जो आपका ये ओशन है उसके अंदर जो रिसोर्सेज होता है, जैसे कि आपकी मरीन लाइफ है, जैसे आप फिशिंग हो गई, तो उससे आप फिशिंग करके पैसा कमाते हो। ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कि आपकी पानी से टाइडल एनर्जी हो गई। ठीक है। और आपकी वेव एनर्जी हो गई, और भी कई सारी एनर्जी है। ठीक है, उनको आप एक्सट्रैक्ट करते हो और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। और ओशंस के रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि आपकी मेटल्स निकालते हो, रेयर अर्थ मेटल्स निकालते हो अंदर से। तो ऐसी कई सारी चीजें, रिसोर्सेज और एनर्जी और आपके खाने पीने की चीजें आप निकालते हो। जैसे खाने पीने की चीजें, फिश हो गया आपका, प्रॉन हो गया। ठीक है, प्राण हो गया, तो ये सारी चीजें आप निकालते हो। तो और भी कई सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। तो इनको ही आपका टर्म दिया गया है ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी टर्म इस वजह से दिया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ओशन से हो रही है, जितनी भी पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कंट्रीब्यूट कर रही है, वहां से इसको ब्लू इकोनॉमीज बोला गया है। ठीक है। अब ये क्या करता है, कैटलाइज करता है इसकी प्रोग्रेस को। जो ब्लू बॉन्ड्स होते हैं, ये प्रोग्रेस को, जो ब्लू इकोनॉमी है और ये आपका ओशन की हेल्थ है, उसको कैटलाइज करेगा, यानी कि उसको बढ़ावा देगा। और ये क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है उसको भी फुलफिल करने में हमारी मदद करता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या है? देखो, हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे। पहला गोल जो है नो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को खत्म करने का। दूसरा गोल जीरो हंगर, यानी कि हंगर को खत्म करना। तीसरा हेल्थ और वेलबींग, यानी कि सबकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। चौथा कि आपकी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पांचवा आपका जेंडर इक्वालिटी, के लड़की में लड़के में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर तरह से। ठीक है। और जॉब की अपॉर्चुनिटी बराबर मिले। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन छठा हो गया। सातवां आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होगी, कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने की बात की है। यहाँ पर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, के आपकी वर्किंग कंडीशन में सुधार हो। इंडस्ट्रियल इनोवेशन आए आपका। ठीक है, यहाँ पे इनोवेशन इंडेक्स जो हम रिलीज करते हैं। ठीक है। और इनइक्वालिटीज को रिमूव किया जाए। सस्टेनेबल सिटीज, सिटीज इस तरह की हो, सस्टेनेबल हो, रहने लायक हो, और वहाँ पे कम्युनिटीज आसानी से रह सके, इस तरह का उनका डिजाइन हो, यानी कि डिजाइन सिटीज होनी चाहिए। और आपका कंज्यूमशन और प्रोडक्शन, ये थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े, कंज्यूमशन थोड़ा सा कम हो। और कंज्यूमशन हो तो सस्टेनेबल हो। क्लाइमेट एक्शन सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लाइमेट एक्शन पे हमने आईपीसीसी है, और आपकी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हम आपका सोलर एनर्जी फोकस कर रहे हैं, वो हो गया। अब जो 14 हम बात कर रहे थे, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि लाइफ बिलो वाटर का मतलब यही कि जितनी भी चीजें हैं आपकी
जो समुद्र के अंदर, यानी कि बिलो वाटर मतलब ओशन की यहाँ पे बात करिए कि फिशिंग हो गई, प्राण हो गए, जितनी भी चीजें उसके अंदर जो भी लाइफ है उसके बारे में बात करें कि उसका SDG 14 जो गोल है, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि ओशन की यहाँ पे बात करते हैं, उसको कंजर्व करना। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड, कि लैंड पे जो लाइफ है वो उसको कंजर्व करना। ठीक है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ऐसे होनी चाहिए जो इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूशन है, पीस और जस्टिस को प्रमोट करते हैं। और पार्टनरशिप फॉर गोल्स, कि भाई गोल्स के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में यहाँ बता, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल गोल को 14 को फुलफिल करने की दिशा में काम करता है। ठीक है, इस चक्कर में हम क्या मनाते हैं, UN डिकेड्स ऑफ ओशन साइंस भी मनाते हैं, किस वजह कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। वो डिकेड कौन सा है, 2021 से 2030, यानी 10 साल का। तो डिकेड में तो 10 साल ही होता है ना, 2021 से 2 साल तक हम मना रहे हैं UN डिकेड ऑफ ओशन साइंस मना रहे हैं, कि हम ऐसी ओशन साइंस को डेवलप करें जिससे कि उसके अंदर जो रिसोर्सेज है, लाइफ बिलो वाटर है, वो सस्टेनेबल हो सके, हम यूज भी करें और वो ऐसा ना हो डिप्लीट हो जाए। अब बात करें कि फर्स्ट गो ब्लू बॉन्ड कब लॉन्च हुआ और किसने अपनाया, किसने इसको एक्सेप्ट किया, वो है रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स। ठीक है, ये आपकी रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स ने 2018 में इसको क्या ना, फर्स्ट ब्लू बॉन्ड को, सोवरेन ब्लू बॉन्ड को अपनाया। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट जो सोवरेन ब्लू बॉन्ड है को है सेशेल्स मॉडल ने अपनाया है। ठीक है, अब जो दूसरे इस टाइप के बॉन्ड है वो कौन टाइप के, जैसे ग्रीन बॉन्ड का आपने नाम सुना, ग्रीन बॉन्ड मतलब वही है कि ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करता है, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है जो एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाए। ठीक है, क्लाइमेट बेनिफिट हो जिसमें। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट की बात करता है जहाँ पे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, बल्कि पॉजिटिविटी ही दिखे। ठीक है, तो यही था। अगला आर्टिकल हमारा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स के बारे में। देखिए अभी क्या है, इंडिया ने और US ने दोनों ने मिलकर एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो जो है इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होगा, TIH के, मतलब में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब क्रिएट करेगा एक तरह से ये प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें डायरेक्शन क्या दी है, डायरेक्शन ये बोली गई है कि एक इनका एक तरह से मोटो है कि जस्ट गो थ्रू इट वर्क, कि एक बार करके तो देखो। वही है ना मतलब, तो इसका कि जस्ट गो थ्रू इट वर्क्स, कि एक बार करके तो देखो, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे काम करके तो देखो, ऐसे हब तो बनाओ, देखिए फिर क्या चेंज आता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं TIH के बारे में। TIH जो है ये किसके अंडर आता है, नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंदर आता है, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ICPS बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका एम यही है कि आपकी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रिक्विजिट यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जैसे कि टेस्ट बेड हो गया और डाटा सेट हो गया। टेस्ट बेड मतलब जो कि आपका जिसको जो भी आप अब बना रहे उसको पहले वो तो करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो टेस्ट बेड आपका लॉन्च करना। ठीक है, कोई भी आपका इनोवेशन लेके आते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप वो बनाते हो, कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते तो उसको पहले टेस्टिंग करनी होती है ना, ऐसे नहीं ना मार्केट में डायरेक्ट लॉन्च हो जाएगी और इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ऐसे टेस्ट बेड तैयार करना जहाँ पे उनकी टेस्टिंग हो सके, और जब वो वेरीफाई हो जाए, ओके टेस्टेड हो जाए, तो मार्केट में उसे कॉमर्शियल लॉन्च किया जा सके और डाटा सेट क्रिएट किया जा सके, ताकि फ्यूचर में डाटा सेट को यूज करके हम नेक्स्ट इनोवेशन कर सके। और यहाँ पे कोलेब्रेशन की बात करते हैं कि कोलेब्रेशन को यहाँ पे इनेबल करना, जैसे कि कोई आदमी किसी फील्ड में काम कर रहा है, कोई किसी फील्ड में रिसर्च बहुत आगे पहुंच चुकी है और दूसरा कंट्री उस रिसर्च में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोलेब्रेशन हो सके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे, जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी, इन फील्डों में काम कर रहा है कोई, तो ये कोलेब्रेशन हो सके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे। ठीक है, और ये एनकरेज करता है एक्सचेंज प्रोग्राम, कि एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाए जिसके अंदर हम अपने साइंटिस्ट को भेजे, इंडिया अपने साइंटिस्ट को भेजेगा US, और US के साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे, वो हमसे सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे, इस तरह से कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। NMICPS जो है 2018 में लॉन्च हुआ था 5 साल के लिए, यानी कि 2023 तक ये है, अभी 22 चल रहा है, तो अभी एक साल बाकी है, 4 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या करता है, ये किन किन चीजों को, किन किन इंडस्ट्रीज को या किन किन इंस्टीट्यूशन को ये कोलेबरेट करके वर्क करता है। तो एक एकेडमी, एकेडमी मतलब आपका जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इंडिया के अंदर IITs हो गए, और विदेशों के अंदर आप जानते हो कि हार्वर्ड इंस्टीट्यूट हो गया, MIT हो गया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, और आपके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी होगी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनमें बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ा रहे, बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो एक्सपर्टाइज है उनको यूज करा। और इंडस्ट्री के पास क्या है, इंडस्ट्री वालों के पास पैसा है,
ठीक है, उनके पास वो है मशीनरी है जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने डिजाइन दे दिया, डिजाइन दे प्रोडक्शन कौन करेगा और पैसा कौन लगाएगा? गवर्नमेंट लगाएगी, वो भी तो कोलैबोरेट करेगी। वो आपका क्या देगी? वो आपका क्लियरेंस देगी। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या आप करेंगे? इसको आगे लॉन्च करेंगे, मतलब इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, यही है कि टेक्निकल सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जो सीपीएस इम्प्लीमेंटेशन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा उसमें, यानी कि आपका साइबर फिजिकल जो सिस्टम है उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसकी एक्टिविटीज के बारे में जान लें कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को अप स्किल करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और इनोवेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करना। ये इस चीज के बारे में बताया गया, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यही थी आज की डिस्कशन। आज डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।